नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का LBNCC कोचिंग के इस नए सेशन में। मैं हूं आपका डॉक्टर अमरेश तिवारी और आज हम करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण MCQs जो BSc नर्सिंग, सीनेट, एम्स और सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हर परीक्षा में एक मजबूत वेटेज रखता है और अगर आप यहाँ के कॉन्सेप्ट और MCQs पैटर्न समझ जाते हैं तो आपके 120 मार्क्स वाले पेपर में स्कोर खुद ब खुद बढ़ जाता है। आज के वीडियो में हम MCQs करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे ट्रैप किया जाता है और कैसे उससे बचना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला MCQ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नर्सिंग एंट्रेंस से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न, यानी एक नवजात शिशु का जन्म के समय सामान्य वजन कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 1.5 to 2 kg, ऑप्शन बी 2.5 से लेकर 3.5 kg, ऑप्शन सी 3.5 से लेकर 4.5 kg, ऑप्शन डी 4.5 से लेकर 5.5 kg। 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन बी है 2.5 kg से 3.5 kg, यही ऑप्शन सही है। जन्म के समय एक न्यू बॉर्न का जो नॉर्मल बर्थ वेट है वो 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है। अगर इसको पाउंड में देखा जाए तो ये 5.5 से लेकर के 7.7 पाउंड के बीच में होता है। अगर कोई बच्चा 2.5 kg से कम वजन का डिलीवर हुआ है, पैदा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अंडरवेट है। और अगर कोई बच्चा 3.5 किलो से ज़्यादा वजन के साथ पैदा हुआ है तो इसका मतलब है कि बच्चा ओवरवेट है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इस सीरीज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू, यानी स्तनपान कराने की सिफारिश कितने महीने तक की जाती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 9 मंथ, ऑप्शन डी 12 मंथ। तो अगर इन चारों ऑप्शंस पर ध्यान दिया जाए तो इसमें जो ऑप्शन बी है यानी कि 6 मंथ, तो WHO के हिसाब से 6 मंथ तक एक न्यू बॉर्न को दूध जरूर पिलाना चाहिए, माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए। माँ के दूध से बच्चे को पूरा पोषण भी मिलता है और माँ के दूध से बच्चे को बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। इन दोनों वजहों से ही 6 महीने तक WHO का कहना है कि हर बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलवाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन बना वो बी वाला है, 6 मंथ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द बेस्ट वे टू मैनेज माइल्ड डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रेन इज, यानी बच्चों में अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन हुआ हो, हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन हुआ हो, पानी की कमी हुई हो, तो सबसे उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी IV फ्लूइड्स, ऑप्शन सी ORS, ऑप्शन डी ग्लूकोज वाटर। तो अगर हम हर एक ऑप्शन पे ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं और हम जानते हैं कि बच्चों में ज़्यादातर जो डायरिया होता है जिसमें पानी की कमी हो जाती है वो बैक्टीरिया की बजाय वायरस की वजह से होती है। तो एंटीबायोटिक का डिहाइड्रेशन में बहुत अच्छा रोल नहीं है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया मारते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं दूर करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है IV फ्लूइड। IV फ्लूइड से नो डाउट डिहाइड्रेशन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन IV फ्लूइड से पहले IV फ्लूइड को उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जब डायरिया बहुत सीवियर कंडीशन में हो चुका हो, तब IV फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। या बच्चे को मुंह से पानी देना पॉसिबल ना हो पा रहा हो, बच्चे को वॉमिटिंग हो रही हो, या बच्चा जो है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में चला गया हो, तो जब वो मुंह से पानी लेने की स्थिति में, लिक्विड लेने की स्थिति में ना हो, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो IV फ्लूइड ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने माइल्ड डिहाइड्रेशन के बारे में कहा है, तो माइल्ड डिहाइड्रेशन यानी हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन हुआ है, तो तीसरे ऑप्शन पे गौर करते हैं ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट सॉल्यूशन, ORS।
हाँ, ORS दिया जा सकता है। ORS पानी में घोल करके दिया जा सकता है। ORS के घोल से बच्चे के शरीर की पानी की कमी भी कंट्रोल हो जाती है। शुगर ग्लूकोज की कमी भी कंट्रोल हो जाती है। सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी कंट्रोल हो जाती है और बच्चा जल्दी रिकवर कर जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन डी में दे रखा है इन्होंने ग्लूकोज वाटर। ग्लूकोज का पानी पिलाने से नो डाउट पानी की कमी तो दूर होती है, ग्लूकोज की कमी भी दूर हो जाती है, यानी एनर्जी तो मिलती है। लेकिन खाली ग्लूकोज वाटर से सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी नहीं हो पाती, जो अक्सर करके देखने में होता है कि डिहाइड्रेशन के केस में, चाहे वो उल्टी की वजह से हुआ हो, चाहे वो लूज मोशंस की वजह से हुआ हो, सॉल्ट की और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ग्लूकोज वाटर बढ़िया तो है, लेकिन पूरी कमी को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो अगर हम चारों ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो जो ऑप्शन सी है ORS जो है वो इस काम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज, यानी बच्चों में डायरिया का मुख्य कारण क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए वर्म्स यानी कि कीड़े, ऑप्शन बी वायरसेस यानी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एलर्जी। तो डायरिया, बच्चों में डायरिया होता है यानी उनको दस्त होने लग जाते हैं, और डायरिया होने का जो मुख्य कारण है जो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है वो है ऑप्शन बी यानी कि वायरस। एक विशेष वायरस है रोटा वायरस, जो बहुत कॉमन है बच्चों में, छोटे बच्चों में डायरिया को पैदा करने के लिए, डायरिया के कारण के रूप में रोटा वायरस ही वो वायरस है जो ज़्यादातर बच्चों में डायरिया कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों को दस्त होने लगते हैं। अब चूंकि ये वायरस से हुआ है डायरिया, तो इसमें जो है एंटीबायोटिक का कोई बहुत विशेष रोल नहीं है। तो ये डायरिया अपने आप ठीक हो जाता है, बस हमको बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाना है, यानी उनके शरीर में पानी की और नमक की और शुगर की कमी ना होने पाए। तो ऐसे केसेस में डॉक्टरों के द्वारा यही सलाह दी जाती है कि अगर बच्चे को पतले दस्त आ रहे हैं या डायरिया हुआ है तो शुरुआत में उसकी पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, पानी में चीनी या नमक का घोल मिला दिया जाए, या ORS दे दिया जाए, या माँ का दूध भी इसमें बहुत फायदा करता है, क्योंकि माँ के दूध में पानी भी रहता है और साथ में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की पावर भी होती है। तो इस हिसाब से छोटे बच्चों में मैक्सिमम केसेस में डायरिया का कारण वायरस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी कि वायरस। तो आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोंटेनल इन इन्फेंट्स क्लोजेज कंप्लीटली बाई, यानी छोटे बच्चों में, शिशुओं में फोंटेनल पूरी तरह कब बंद होता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 18 मंथ। तो सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि फोंटेनल होता क्या है। तो फोंटेनल जो है, अगर आपने कभी छोटे पैदा हुए, जल्दी के पैदा हुए बच्चे के सर पे हाथ फिराया होगा तो देखा होगा कि वहां पर एक जगह है जो थोड़ा सा हल्का सा दबी हुई होती है। ये जो दबी हुई जगह है इसी को फोंटेनल बोलते हैं। ये दबी हुई क्यों है? क्योंकि जो शिशु होता है उसकी जो स्कल की बोन्स होती हैं वो पूरी तरह से आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनके ज्वाइंट पर थोड़ा सा स्पेस छूट जाता है, और उस स्पेस वाली जगह को ही फोंटेनल बोलते हैं। और जैसे जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है, ये जो स्कल बोन्स हैं वो आपस में अच्छे से चिपक जुड़ जाती हैं और ये फोंटेनल पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये फोंटेनल पूरी तरह से कब बंद होता है। तो अगर इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो जो ऑप्शन डी है 18 मंथ, 18 महीने या कह लीजिए 1.5 साल, इस उम्र तक आते आते ये फोंटेनल बंद हो जाता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 10 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ऑप्शन बी 20 to 30 ब्रीथ्स पर मिनट, ऑप्शन सी 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, ऑप्शन डी 60 to 90 ब्रीथ्स पर मिनट। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो इसमें जो ऑप्शन सी है 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगर हम एडल्ट से एक न्यू बॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट को कंपेयर करके देखें तो एडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट 12 to 20, 12 से 20 सांसें प्रति मिनट के हिसाब से होता है, और वहीं न्यू बॉर्न का जो है वो 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। तो आखिर छोटे बच्चों का, जो नवजात शिशु हैं, रेस्पिरेटरी रेट इतना ज़्यादा क्यों होता है? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि न्यू बॉर्न में या छोटे बच्चों में लंग्स का डेवलपमेंट
सबसे लेट होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो रेस्पिरेशन कर नहीं रहा होता है, माँ के ब्लड से ही ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही होती है। जब बच्चा बाहर आता है उसके बाद सांस लेना चालू करता है, और बच्चे का जो लंग्स है वो सबसे देर से पूरी तरह से विकसित होता है। तो लंग्स के कम डेवलप्ड होने की वजह से बच्चे को जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए छोटे बच्चों का, नवजात शिशुओं का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बड़ों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, 30 से लेकर के 60 ब्रीथ्स पर मिनट तक होता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है वही इसका सही जवाब होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड स्टार्ट टीथिंग? बच्चे में दांत निकलना कब शुरू होता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1 मंथ, ऑप्शन बी में लिखा है 3 मंथ, ऑप्शन सी में लिखा है 6 मंथ और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 1 ईयर। तो बच्चों में जो दांत निकलने की शुरुआत है उसका सही जवाब है 6 महीने की उम्र से। 6 महीने की उम्र के आसपास दांत निकलने शुरू होते हैं, और ये दांत जो हैं वो मिल्क टीथ कहलाते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद ये गिर जाते हैं। और सबसे पहले जो दांत निकलता है वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर निकलता है, यानी कि आगे की तरफ, सामने की तरफ नीचे के 2 दांत सबसे पहले निकलते हैं। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर की तरफ यानी अपर सेंट्रल इंसाइजर्स निकलते हैं अगले महीने। फिर 1 महीने के बाद जो है वो इंसाइजर जो लेटरल वाले हैं, ऊपर वाले, वो निकलते हैं। उसके 1 महीने के बाद नीचे के लेटरल इंसाइजर निकलते हैं। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का होता है तो सबसे पहले मोलर निकलते हैं, उसके बाद कैनाइन निकलते हैं, उसके बाद सेकंड मोलर्स निकलते हैं। पूरा सेट देखा जाए बच्चों में जो मिल्क टीथ का होता है ये 20 दांतों का होता है, और इन 20 दांतों को निकलने में 2.5 से 3 साल का समय लगभग लगता है। और सबसे खास बात, जब दांत निकल रहे होते हैं तो उस दौरान बच्चों को मसूड़ों में खुजली होती है, ज़्यादा लार निकलती है, और बच्चे हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि दांत निकलते समय हल्का फुल्का बुखार भी आ जाता है, या बच्चों में चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है। तो ये बच्चों के दांत निकलने का प्रोसेस है। हालांकि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो इनके बाद निकलते हैं। जब ये दांत गिरने लगते हैं तो उसकी जगह पे दूसरे दांत निकलते हैं, उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। और परमानेंट टीथ निकलने की शुरुआत 6 साल से होती है। तो अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पे आएँ तो जिसमें पूछा गया था कि बच्चों में दांत निकलना कब से शुरू होता है, तो जो ऑप्शन सी है जिसमें ये बताया गया है 6 मंथ, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज गिवन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न? यानी नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष से बचाने के लिए कौन सा विटामिन दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन B12, थर्ड ऑप्शन है फॉलिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी। तो अगर इन चारों ऑप्शंस पे ध्यान दें तो सही जवाब है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन के जरिए हमें यह भी जानने की जरूरत है कि यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में जान लें कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और जब उसके पेट में एक बच्चे की शरीर के बनने की शुरुआत होती है, तो जो शुरू के 3 से 4 महीने होते हैं, 3 से 4 हफ्ते का समय होता है, या कह लें कि पहले महीने के जो समय होता है, उसमें उस एम्ब्रियो में एक न्यूरल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर तैयार होती है, और इस न्यूरल ट्यूब के बाहर से एक कवरिंग को बनना होता है। अगर ये कवरिंग सही से ना बन पाए तो इसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ये जो न्यूरल ट्यूब है इसी से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। इस न्यूरल ट्यूब का जो ऊपरी हिस्सा है वो ब्रेन बनाता है, और जो नीचे का हिस्सा है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। और ये जो न्यूरल ट्यूब है इसमें जो डिफेक्ट है उसके होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। मदर को डायबिटीज़ की शिकायत हो, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिन दवाइयों के सेवन से भी ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। कई बार जेनेटिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अगर मदर को इन्फेक्शन या फीवर हो गया है तो उसमें भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीजन है इस डिफेक्ट का वो है फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की कमी होना। तो इस डिफेक्ट से बचने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि जो मदर है उसको शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड जो है वो डेली खाने के लिए दिया जाए। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन सी, फॉलिक एसिड। तो चलिए अब हम इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलेड माइल स्टोन इन चिल्ड्रन इंडिकेट, यानी बच्चों में
विकास के चरणों की देरी किस चीज का संकेत हो सकती है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए नॉर्मल ग्रोथ, ऑप्शन बी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी ओवर ईटिंग, ऑप्शन डी प्रॉपर डेवलपमेंट। तो इसके आंसर का पता लगाने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि डिलेड माइलस्टोन इन चिल्ड्रन, इसका क्या मतलब है? डिलेड माइलस्टोन इन चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों में होने वाले विकास में देरी होना। यानी जब कोई बच्चा अपनी उम्र के अनुसार बैठने, खड़े होने, चलने, बोलने, समझने या सामाजिक व्यवहार जैसे काम सामान्य समय से देर से करता है तो उसे कहते हैं कि डिलेड माइलस्टोन हुआ है। डिलेड माइलस्टोन जैसे कि कोई बच्चा अपनी स्टैंडर्ड एज के अनुसार आगे न बढ़ रहा हो। यानी जैसे माना जाता है कि 6 महीने में बच्चा बैठना शुरू कर देता है, 9 महीने तक बच्चा बिना सहारे के बैठने लगता है, 12 महीने तक खड़े होने लगता है, 18 महीने तक ठीक से चलने लग जाता है, 2 साल के बाद वो 2-3 शब्द भी बोलने लगता है। तो अगर कोई बच्चा इन कामों को देरी से कर रहा है तो इसी को बोलते हैं डिलेड माइलस्टोन। डिलेड माइलस्टोन के क्या कारण हो सकते हैं? तो कई चीजें हैं। जैसे जन्म के समय अगर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाए, प्रॉपर ऑक्सीजन समय से ना मिल पाए, यानी कि बच्चा सांस लेने में देरी कर दे। कई बार प्री मैच्योर जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी डिलेड माइलस्टोन देखने को मिलता है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, ये भी डिलेड माइलस्टोन का एक कारण हो सकता है। एक हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से बनता है, अगर उसकी कमी हो जाए तब भी बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, यानी डिलेड माइलस्टोन देखने को मिलता है। और कई बार न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसके बारे में अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसे बच्चे जिनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसमें भी जो है वो डिलेड माइलस्टोन या बच्चे के विकास में स्पीड कम हो जाती है। कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं। कई बार बच्चे को प्रॉपरली स्टिमुलेशन ना मिले, यानी उनको सही से गाइडेंस ना मिले, तब भी ऐसा हो जाता है। पता कैसे चलेगा कि बच्चे में डिलेड माइलस्टोन यानी विकास उसका सही से नहीं हो रहा? तो इस बात का पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको DDST बोलते हैं, यानी कि डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। और इस टेस्ट के द्वारा जो है ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में विकास सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर समय से पता चल जाए कि बच्चे का डेवलपमेंट कम चल रहा है तो कई ऐसी भी चीजें हैं जिससे इस चीज को ठीक किया जा सकता है। कई बार फिजियोथेरेपी की हेल्प लेनी पड़ती है, कई बार स्पीच थेरेपी की हेल्प लेनी पड़ती है, कई बार काउंसलिंग वगैरह से भी जो है वो चीजें सुधर जाती हैं। तो ये डिलेड माइलस्टोन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। तो अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिलेड माइलस्टोन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो ऑप्शन बी है जिसमें लिखा हुआ है माल न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की कमी, कुपोषण या माल न्यूट्रिशन जो है वो डिलेड माइलस्टोन का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो यही ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन है जो वृद्धि निगरानी चार्ट का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी विजन, ऑप्शन डी एज। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट जो है ये आखिर होता क्या है। तो ये जो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट है ये एक ऐसा चार्ट होता है जिससे बच्चों की ग्रोथ, जैसे कि उसका वजन, जैसे कि उसकी लंबाई या ऊंचाई, और जैसे कि उसका सिर का सरकमफेरेंस यानी सिर की परिधि, उम्र के अनुसार रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये पता लगाया जाता है कि वो चीजें अपनी एज के अनुसार बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और अगर इसमें चीजें प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रही हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार है और उसका टाइमली सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है और बच्चे को जो है वो प्रॉपर ग्रोथ जो नहीं हो रही है उस चीज से बचा लिया जाता है। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? इस चार्ट में एक एक्सिस पर जो है वो एज होती है और दूसरी साइड में बच्चे का एज के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट और हाइट का रेशियो क्या होना चाहिए, हेड का सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए, और MUAC यानी मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें उसमें दी होती हैं, सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है। अगर इसमें कोई तेजी से बदलाव आ रहा है, नॉर्मल से चीजें हट करके जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसमें सुधार की जरूरत है। तो ये तो हुआ ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट। ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट में पूछा गया है कि कौन सी चीज है जो इसमें शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन वेट है तो वेट तो इसमें शामिल है, दूसरा ऑप्शन हाइट है, हाइट भी इसमें शामिल है, और एक चौथा ऑप्शन है एज, वो भी इसमें शामिल है। और इसमें 2 चीजें और भी होती हैं, हेड का सरकमफेरेंस और मिड अपर आर्म का सरकमफेरेंस भी इसमें शामिल होता है। हालांकि विजन जो सी ऑप्शन में दिया है वो चीज इसमें शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि विजन जो है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट में शामिल नहीं होती है। अब हम इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजेनाइटल डिजीज, यानी निम्नलिखित में से कौन है जो जन्मजात रोग है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन है क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है क्लेफ्ट लिप,
और ऑप्शन डी है न्यूमोनिया। तो अगर इन चारों ऑप्शन की तरफ ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में जो दे रखा है क्वाशियोरकर, तो क्वाशियोरकर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कंजेनाइटल हो या जन्मजात हो, क्योंकि ये बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है, छोटे बच्चों में होती है। एक दूसरे नंबर पर ऑप्शन बी में दे रखा है पोलियो। पोलियो भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कंजेनाइटल हो यानी जन्मजात हो, ये इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है, एक वायरस इन्फेक्शन होता है इसमें। और एक तीसरा ऑप्शन दिया है क्लेफ्ट लिप और एक चौथा ऑप्शन दिया है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है वो भी इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से न्यूमोनिया हो जाता है, तो वो भी इन्फेक्शन वाली बीमारी है, कंजेनाइटल नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी जो है क्लेफ्ट लिप, ये एक कंजेनाइटल बीमारी है, या कह सकते हैं कि ये एक जन्मजात दोष है, जन्मजात बीमारी है। तो क्लेफ्ट लिप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लेफ्ट लिप इस बीमारी में होता क्या है? तो पहली चीज तो हमने देखी ली कि ये कंजेनाइटल बीमारी है यानी जन्मजात रोग है, और इसमें बच्चे के जो ऊपरी होंठ होते हैं उसमें वो बीच से जुड़े हुए नहीं होते, वो अलग रहते हैं, उनके बीच में एक फांक या दरार होती है। और ऐसा होता तब है जब गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे के जो अलग अलग हिस्से हैं वो आपस में जब जुड़ नहीं पाते, तब उसका परिणाम ये क्लेफ्ट लिप देखने को मिलता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में 5वें या छठे हफ्ते में होंठ और चेहरे के बनने का काम होता है, और अगर ये दोनों तरफ के टिश्यू जो चेहरे के होते हैं वो सही से ना जुड़ पाएं तो ये क्लेफ्ट लिप देखने को मिलता है। अब क्लेफ्ट लिप में क्या समस्याएं आती हैं? तो जिस बच्चे को क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम है, पहली चीज तो उसको दूध पीने में दिक्कत आती है, क्योंकि बार बार दूध जो है उसका वो नाक से बाहर निकलने लग जाता है। दूसरी दिक्कत आती है बोलने में दिक्कत होती है बच्चे को, और दांत और चेहरे की बनावट की भी समस्या देखने को मिलती है। अगर ये देखें कि इसके कारण क्या होते हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है फोलिक एसिड की कमी। फोलिक एसिड की कमी की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। कई बार कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान धूम्रपान या शराब का सेवन ज्यादा करती हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज भी इसका कहीं ना कहीं कारण बन सकता है। और कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं, ये दवाएं जो लोग कंटिन्यू सेवन कर रहे हैं उसमें भी इस तरीके के केसेस देखे गए हैं, और कई बार इसके जेनेटिक कारण भी होते हैं। अगर क्लेफ्ट लिप के ट्रीटमेंट की बात कराएं तो इसका बिल्कुल इलाज संभव है, सर्जरी करके इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और नॉर्मली इसकी जो सर्जरी है वो 3 से 6 महीने की उम्र में ही कर दी जाती है। जब बच्चा 3 या 6 महीने के बीच में होता है उसी दौरान जो है ये सर्जरी कर दी जाती है, और ये अलग जो होंठ के दोनों हिस्से हैं इनको जोड़ दिया जाता है, और कई बार बाद में स्पीच थेरेपी या डेंटल केयर की भी जरूरत पड़ती है। तो ये क्लेफ्ट लिप जो है ये एक डिजीज है, कंजेनाइटल डिजीज है। ऑप्शन सी जो है वही इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? What is the ideal position for breast feeding? यानी स्तनपान के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में दिया है सुपाइन यानी पीठ के बल लेटा करके दूध पिलाना, बी ऑप्शन में दिया है प्रोन यानी पेट के बल लेटा करके दूध पिलाना, सी ऑप्शन में दिया है सिटिंग विद बेबी हेड क्लोज यानी कि बैठकर बच्चे को गोद में ले करके तब दूध पिलाना, और डी ऑप्शन में दिया है बेबी लाइंग अवे फ्रॉम मदर यानी कि बच्चे को मां से दूर लेटा करके दूध पिलाना। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर इन चारों ऑप्शन पर ध्यान दिया जाए तो इसमें जो ऑप्शन सी है जिसमें लिखा है सिटिंग विद बेबी हेड क्लोज यानी कि बैठकर बच्चे को गोद में लेकर तब दूध पिलाना, यही ऑप्शन जो है सही है, यही आइडियल पोजीशन है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। कई बार बहुत सी महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेटे लेटे ही दूध पिला देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो है उनके कान में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ओटाइटिस मीडिया यानी उस कान के अंदर जो यूस्टैकियन ट्यूब होती है उस ट्यूब में दूध चला जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे को कान में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा लेटे लेटे दूध पिलाने से ये भी दिक्कत आती है कि कई बार दूध सांस की नली में जा सकता है, और सांस की नली में जा करके बच्चे के दम घुटने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा जो है वो दूध भी सही से नहीं उतरता है, और दूध बच्चा कम पी पाता है, बच्चे का पेट प्रॉपरली भर नहीं पाता है। तो इसलिए सबसे बेहतर स्थिति ये है कि दूध पिलाने के लिए माँ पहले बैठ जाए, बच्चे को गोद में ले ले और बच्चे का सर हल्का सा ऊंचा रखे और उसके बाद उसको दूध पिलाए, यही सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट, यानी नवजात में निर्जलीकरण का लक्षण क्या है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। मॉइस्ट माउथ यानी नम मुंह, ऑप्शन बी में दिया है संकेन आईज यानी धसी हुई आंखें, ऑप्शन सी में दिया है नॉर्मल स्किन इलास्टिसिटी यानी सामान्य त्वचा लचीलापन, और ऑप्शन डी में दिया है एक्सेसिव यूरिनेशन यानी बहुत अधिक यूरिन होना। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिहाइड्रेशन क्या है और डिहाइड्रेशन बच्चों में कैसे हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन के बारे में समझ लें। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि बच्चे के शरीर में पानी या फ्लूइड की कमी हो जाना, इसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ऐसा अक्सर दस्त में, उल्टी में, बुखार में या कम दूध पीने की वजह से होता है। अगर किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन है तो कैसे कैसे पता चल सकता है? पहली चीज़ तो ये है कि उसको पेशाब कम होगी,
नॉर्मली बच्चा 24 घंटे में कम से कम 6 डाइपर गीले करता है, लेकिन अगर उसके शरीर में पानी की कमी है तो ये डाइपर्स 6 से कम हो जाएंगे और जो पेशाब है उसका रंग गहरा पीला हो जाएगा। इसी तरीके से जिस बच्चे को डिहाइड्रेशन है, रोते समय उसके आंसू नहीं आएंगे, उसके मुंह और होंठ सूखे हुए होंगे, उसकी जीभ भी सूखी हुई होगी। बहुत छोटे बच्चों में जो फॉन्टेनल होता है, यानी जो सर पे उसका तालू होता है, अगर उसको देखा जाए तो वो हिस्सा जो है वो अंदर धंस जाता है जब पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेटेड बच्चा सुस्त रहता है, ज़्यादा सोता है, कम एक्टिव होता है, रोता ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन शो करता है, उसकी जो स्किन है उसमें जो खिंचाव है वो कम हो जाता है। अगर स्किन को खींचा जाए तो वो धीरे धीरे वापस आती है, तेजी से वापस नहीं आती। और कई बार दिल की धड़कन भी बच्चे की पानी की कमी होने पर जो है वो तेज चलने लग जाती है। अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? पहली चीज़, बच्चे की जो आंखें हैं वो आपको धसी हुई दिखेंगी, बच्चे के हाथ पैर गंभीर डिहाइड्रेशन में ठंडे मिलेंगे, सांस तेज चल रही होगी और गंभीर डिहाइड्रेशन में, सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा बेहोश भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप उसको ORS बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाते रहें और जो माँ है वो अपना स्तनपान जारी रखे और अगर स्थिति गंभीर है तो तुरंत अस्पताल ले करके जाए। तो अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें 4 में से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है मॉइस्ट माउथ, यानी नम मुंह, तो हालांकि ये तो गलती है, मुंह तो सूखा हुआ रहता है, ड्राई रहता है। दूसरा ऑप्शन दिया है सनकेन आईज, धसी हुई आंखें, हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, नवजात शिशु में डिहाइड्रेशन होने पर आंखें धस जाती हैं। थर्ड ऑप्शन सी में दे रखा है नॉर्मल स्किन इलास्टिसिटी, जबकि इलास्टिसिटी नहीं रह जाती है स्किन में, उसको खींचने पर वो बहुत धीरे धीरे वापस आती है। और चौथा ऑप्शन डी में दे रखा है एक्सेसिव यूरिनेशन, इसका तो ठीक उल्टा होता है, यूरिन कम हो जाती है और डार्क येलो कलर की होने लग जाती है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो ए, बी और डी गलत हैं, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द वेट ऑफ अ चाइल्ड एट 1 ईयर अप्रॉक्स। 1 वर्ष की आयु में बच्चे का जो वजन है वो लगभग कितना होना चाहिए? जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें एक ऑप्शन दिया है बर्थ वेट, यानी जन्म के वजन के बराबर। दूसरा ऑप्शन दिया है 1.5 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट, यानी जन्म के समय का 1.5 गुना। थर्ड ऑप्शन दिया है 2 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट, जन्म के समय का 2 गुना। और फोर्थ ऑप्शन डी में दिया है 3 टाइम्स ऑफ द बर्थ वेट, यानी कि 3 गुना। तो अगर इन चारों पर ध्यान देते हैं तो सबसे पहली चीज, इसमें चारों ही उसमें जो है कंपेयर किया गया है बर्थ वेट के साथ में। नॉर्मली बच्चे का बर्थ के समय जो वजन होता है वो 2.5 से 3.5 किलो के बीच में होता है, उसी को नॉर्मल वेट का माना जाता है। और जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तब उसका वजन जो है वो 10 किलो के आसपास होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ऑप्शन डी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स बर्थ वेट, यानी जन्म के समय का 3 गुना, यही ऑप्शन सबसे सही है, क्योंकि जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 से 3.5 किलो के बीच में होता है और 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलो के आसपास होता है। तो ऑप्शन डी 3 टाइम्स वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड स्टार्ट टीथिंग। बच्चे में दांत निकलना कब शुरू होता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1 मंथ, ऑप्शन बी में लिखा है 3 मंथ, ऑप्शन सी में लिखा है 6 मंथ और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 1 ईयर। तो बच्चों में जो दांत निकलने की शुरुआत है उसका सही जवाब है 6 महीने की उम्र से। 6 महीने की उम्र के आसपास दांत निकलने शुरू होते हैं और ये दांत जो हैं वो मिल्क टीथ कहलाते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद ये गिर जाते हैं। और सबसे पहले जो दांत निकलता है वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर निकलता है, यानी कि आगे की तरफ, सामने की तरफ नीचे के 2 दांत सबसे पहले निकलते हैं। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर की तरफ यानी अपर सेंट्रल इंसाइजर्स निकलते हैं अगले महीने। फिर 1 महीने के बाद जो है वो इंसाइजर जो लेटरल वाले हैं, ऊपर वाले, वो निकलते हैं। उसके 1 महीने के बाद नीचे के लेटरल इंसाइजर निकलते हैं। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का होता है तो सबसे पहले मोलर निकलते हैं, उसके बाद कैनाइन निकलते हैं, उसके बाद सेकंड मोलर्स निकलते हैं। पूरा सेट देखा जाए बच्चों में जो मिल्क टीथ का होता है ये 20 दांतों का होता है और इन 20 दांतों को निकलने में 2.5 से 3 साल का समय लगभग लगता है। और सबसे खास बात, जब दांत निकल रहे होते हैं तो उस दौरान बच्चों को मसूड़ों में खुजली होती है, ज़्यादा लार निकलती है और बच्चे हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि दांत निकलते समय हल्का फुल्का बुखार भी आ जाता है या बच्चों में चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है। तो ये बच्चों के दांत निकलने का प्रोसेस है। हालांकि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो इनके बाद निकलते हैं। जब ये दांत गिरने लगते हैं तो उसकी जगह पे दूसरे दांत निकलते हैं, उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। और परमानेंट टीथ निकलने की शुरुआत 6 साल से होती है। तो अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पे आएँ तो जिसमें पूछा गया था कि बच्चों में दांत निकलना कब से शुरू होता है, तो जो ऑप्शन सी है जिसमें ये बताया गया है 6 मंथ, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया इज, यानी भारत में नवजात की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है मलेरिया, ऑप्शन बी में दिया है सेप्सिस, ऑप्शन सी में दिया है प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट, ऑप्शन डी में दिया है ट्रॉमा।
तो इसको जरा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो नियोनेटल डेथ। नियोनेटल में कितने उम्र तक के बच्चों को शामिल किया गया है? तो नियोनेटल का मतलब है कि जन्म से 28 दिन के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको नियोनेट बोलते हैं। तो जन्म से 28 दिन के अंदर बच्चों में मृत्यु का क्या क्या कारण हो सकता है? तो जो सबसे मुख्य कारण होता है वो तो होता है प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट, यानी जो बच्चे थोड़ा समय से पहले पैदा हो जाते हैं, कम वजन के पैदा होते हैं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं। ज़्यादातर वो बच्चे ही शुरू के 2, 4, 5, 10 दिन, 20 दिन या 28 दिन के अंदर किसी न किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो प्री मैच्योरिटी का मतलब क्या हो सकता है? प्री मैच्योरिटी का मतलब है कि ऐसा बच्चा जो 37 वीक्स से पहले पैदा हो गया हो। 37 वीक्स से पहले पैदा होने वाले बच्चों को बोलते हैं प्री टर्म या प्री मैच्योर। और एक होता है 37 से 42 वीक्स तक, ये फुल टर्म कहलाता है, फुल्ली मैच्योर। और एक होता है 42 वीक्स से बाद का, यानी पोस्ट टर्म। तो जो बच्चे प्री मैच्योर हैं उनका वजन भी कम होता है। वजन देखने में आता है कि उनका 2.5 किलो से वजन कम रहता है। उनके लंग्स और उनका ब्रेन पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो ये ऐसे बच्चों की डेथ सबसे ज़्यादा हो जाती है, ये 1 महीने का समय क्रॉस नहीं कर पाते। दूसरी चीज, एक और कारण भी है, कई बार जन्म के समय बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी तब होती है जब बच्चा जो है वो देर से रोना शुरू करता है या सांस कम देर से लेता है। तो ऑक्सीजन की कमी होने से भी जो है ऐसे बच्चे कुछ दिन में नहीं सर्वाइव कर पाते। कारण और भी हैं, जैसे कुछ बच्चों में इन्फेक्शन की वजह से भी डेथ हो जाती है। कुछ बच्चों में कंजेनाइटल एनोमलीज यानी जन्मजात विकृतियां होती हैं, जैसे उनका हार्ट ही डिफेक्टिव हो। तो ऐसे केसेस में भी बच्चे कम एज पर ही, यानी 1 महीने से कम समय में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर इन सब में सबसे मेन कॉज या ऐसा कारण जो सबसे ज्यादा होता है बच्चों की डेथ का 28 दिन के अंदर, वो है प्री मैच्योरिटी या लो बर्थ वेट वाला ऑप्शन ही इसमें सही हम लोग मानेंगे। तो 4 में से जो ऑप्शन सी है यही इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एन इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट नियोनेटल टेटनस इज, यानी नवजात शिशु में टेटनस से बचाव का प्रभावी तरीका क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस एंड मैटरनल टीटी इंजेक्शन, और 4th ऑप्शन डी में दिया है मीजल्स वैक्सीन। तो इस इंजेक्शन इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस एंड मैटरनल टीटी इंजेक्शन, ये इसका सही जवाब है। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ये जो टीटी है, मैटरनल टीटी इंजेक्शन, टीटी का मतलब होता है टेटनस टॉक्साइड। ये जो टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन है ये गर्भवती महिलाओं को दिया जाने वाला एक टीका है जो उस माँ को और उससे आने वाले समय में होने वाले नवजात शिशु को, यानी दोनों को टेटनस से बचाता है, और खासकर नियोनेटल टेटनस से बचाता है। और आखिर टेटनस होने का खतरा ही क्यों है? तो देखा यह गया है कि डिलीवरी के समय या नाल के काटते समय संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से टेटनस का खतरा रहता है। और माँ को इंजेक्शन लगाने से भला बच्चे को कैसे सुरक्षा मिल सकती है, ये भी सोचने वाली बात हो सकती है। तो जब बच्चा माँ के पेट में डेवलप हो रहा होता है तो माँ को इंजेक्शन लगाने से इस टीके का माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं, और ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के शरीर में पहुंच जाते हैं, और बच्चे को भी जो है वो पहले से ही पावर दे देते हैं कि वो टेटनस से अपने आप को बचा सके। इसीलिए नवजात टेटनस में मृत्यु रोकने के लिए ये टीका बहुत प्रभावी है। और ये टीका जो है वो कब लगना चाहिए? तो सबसे पहले इसमें 2 टीके लगने का प्राविधान है। पहला टीका तो गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लग जाए, और दूसरा टीका जो है टेटनस का वो पहले टीके के 4 हफ्ते के बाद लगना चाहिए। अगर किसी को ये 2 टीके लग जाएं तो इनका असर कम से कम 3 से 5 साल तक रहता है। अगर किसी महिला को इसके पहले वाली प्रेगनेंसी में 2 टीके लग चुके हों तो केवल 1 बूस्टर टीटी डोज लगाने से भी काम चल सकता है। ये जो टीका है ये इंट्रामस्कुलर होता है, यानी मसल्स में लगता है। अपर आर्म में लगाया जाता है ज़्यादातर। अपर आर्म में जिस मसल में लगता है वो डेल्टॉइड मसल होती है। और अगर 2 टीके लगा दिए जाएं 4 हफ्ते के गैप पर, यानी 28 दिन के अंतर पर, तो इनका मिला जुला असर जो है वो 3 से 5 साल तक रहता है। तो ये टेटनस का टीका है। और क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिस, यानी डिलीवरी के समय इन्फेक्शन से बचाया जाए, ये 2 चीज़ें हैं जो नियोनेटल टेटनस से बचाने का काम करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज के इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने कवर किए। अगर ये वीडियो आपकी तैयारी में जरा भी मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही सीनेट, बीएससी नर्सिंग, एम्स और जीएनएम से जुड़े एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए LBNCC यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई बांटने से ही सफलता बढ़ती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।
टुगेदर वी ग्रो, टुगेदर वी सक्सीड। थैंक यू।